हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के संबंध में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जितने भी कमेटी है तथा किस स्टेट का गठन किस वर्ष हुआ है, इसके अतिरिक्त जो जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम है के साथ साथ जो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को आपस में जो विलय किया गया है, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जो संघ राज्य क्षेत्र है, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटोरी बोलते हैं, उसमें जो दिल्ली को जो विशेष दर्जा दिया गया है, कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें विधानसभा की व्यवस्था है, कुछ में नहीं है। इस पर मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। तो मैं पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन पे आता हूं, जैसे कि इसमें यह है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों को क्षेत्रों, सीमाओं और नामों का परिवर्तन की संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। एक क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ साथ नए राज्यों एवं निर्माण एवं वर्तमान राज्यों को राज्यों को क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों का परिवर्तन संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। इसमें साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है या विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है, या साधारण बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति या विशेष बहुमत आधे राज्यों की स्वीकृति। इस पे मैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एक दो नमूना क्वेश्चन के रूप में दिया हूं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र क्या है। तो जो स्टेट है उसकी चर्चा भाग 1 में की गई है, अनुसूची 1 में की गई है तथा संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो स्टेट्स है, राज्य है, उसका वर्णन किस भाग में किया गया, किस अनुसूची में किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 में हम लोग देखते हैं, जो इसमें कहा गया कि इंडियन यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया कि जो भारतीय जो क्षेत्र है उसमें 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। एक है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है संघ का क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में हम लोग देखते हैं, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों या शर्तों के आधार पर जो ठीक समझे उस पर नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। तीसरा में कहा गया अनुच्छेद 3 में कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों को क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन जो करने की जो शक्ति संसद की, वो अनुच्छेद 3 में की गई। अभी जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर अनुच्छेद 3 होगा। अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। इसका अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आप लोग मालूम ही होगा कि जो अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने का जो प्रोविजन किया गया है वो अनुच्छेद 368 में किया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी संविधान में अगर संशोधन होगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत हुआ कि जितने भी संसद की जितने भी कैपेसिटी है, जितने भी सीटों की संख्या, उसको सीटों की संख्या के आधे, और जो भी उपस्थित एवं मत दे रहे हैं, उपस्थित और मत दे रहे हैं, उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो इसको जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो संविधान के संशोधन के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। इसको साधारण बहुमत से, न कि विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत की हमने यहाँ पर चर्चा किया, इस साधारण बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। राज्यों को निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व, हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई भी राज्य का निर्माण होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पेश करने के बाद ही जो संबंधित जो विधानसभा है वहां स्वीकृति हेतु इसको भेजा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि कोई भी राज्य का निर्माण होता के लिए जो विधेयक पारित होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही होता है। तो इसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है या भारतीय जो क्षेत्र है उसको किसी अन्य देश को दे सकता है। तो इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आया था, इसको इंपॉर्टेंट है, बेरुबारी मामले। बेरुबारी मामले में कहा गया है, 1960 में आया था, आप लोग याद रखिएगा।
कि संविधान संशोधन के बिना कोई भी राज्य क्षेत्र दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। लेकिन 1969 में ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भारत एवं अन्य देश के लिए सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा ही किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट ही इसको करने में सक्षम, इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेरोजगारी मामले में डिसीजन किया गया था उसको 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ कार्यपालिका अपने आदेश के द्वारा किया जा सकता है। इसी के आधार पर 100वां संशोधन 100 संशोधन लाया गया था। इसमें क्या है कि भारत के कुछ क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था तथा कुछ भूभाग है उसको बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया था। हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का जो पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ गांव का पोर्शन बांग्लादेश में चला गया था, कुछ जो बांग्लादेश का कुछ पोर्शन है वो बंगाल में आ गया था। तो इसी को नियमित करने के लिए 100वां संशोधन लाया गया था, जिसमें कि अपने जो भारत के कुछ क्षेत्र है उसको बांग्लादेश को सौंप दिया गया था, मतलब बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को इंडिया में लाया गया था। तब हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने पहले इसका डिस्कशन कर दिया था, उसके बाद मैं इसका आंसर दे रहा हूँ कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों को क्षेत्रों का सीमाओं का परिवर्तन किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 3 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब है कि नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के लिए संसद द्वारा विधेयक जो पारित किया जाता है वो साधारण बहुमत से होता है, न कि विशेष बहुमत। इसका आंसर ए होगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए लेकिन आप मैंने जैसे कि चर्चा किया कि नए राज्यों को निर्माण या उनको क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए संसद में कोई भी विधेयक पारित करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अब हम लोग देखिए कुछ कमेटी, जैसे ही स्वतंत्रता के बाद जब 1947 में इंडिया स्वतंत्र हुआ तो काफ़ी सारे जो देसी रियासतें थी उसको शेष भारत जो इसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का शासन था उसके साथ एकीकरण किया गया। लेकिन ये विशुद्ध रूप से टेम्पोररी व्यवस्था थी, कोई एक निश्चित व्यवस्था के तहत इसको नहीं मिलाया गया था, जिससे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि भाषाई आधार पे राज्य के पुनर्गठन का डिमांड होने लगा। तो राज्य के पुनर्गठन के संबंधित भी कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा आयोग राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि भाषाई आधार के पर राज्यों का गठन हेतु फजर अली आयोग का गठन किया गया, उसमें कौन से मेंबर नहीं है या सदस्य या अध्यक्ष नहीं है। तो इस पर हम लोग आते हैं कि जैसे ही स्वतंत्रता के बाद राज्यों भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए डिमांड होने लगा, तो 1948 में ही 1948 में मतलब यहाँ पे है कि जून 1948 में इसके धर्ष कमेटी का गठन किया गया भाषाई आधार पर प्रांतों को गठन कर लिए। लेकिन दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाषाई सुविधा के बजाय जो प्रशासनिक सुविधा होता है उसके अनुसार राज्यों का गठन किया जाए, न कि भाषाई आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने रिकमेंडेशन किया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे अशांति फैलती है। इसके बाद दिसंबर में ही जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। जेबी मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, बी मीन्स हो गया पट्टापी सीतामढ़ैया, अब पी मीन्स हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीनों जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे उस समय के नेता थे, उनके ही तीनों के व्यक्ति के मिलाकर एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने भी बताया कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो अव्यवहारिक है, माने प्रैक्टिकल नहीं इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। और एक जो नाम है पोट्टी श्री रामरू, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनके द्वारा भूख हड़ताल किया जाता है। ये भूख हड़ताल पे ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी को प्रोटेस्ट को देखते हुए अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया जाता है, वो है आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि जो भाषा के आधार पर सबसे प्रथम राज्य किस राज्य का गठन किया गया है, तो वो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये हमेशा आते रहता है। तो जो
इसके बाद बड़े पैमाने पे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का डिमांड होने लगता है। इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। फजल अली आयोग में हम लोग देखते हैं कि 3 सदस्यीय ये आयोग है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो फजल अली हैं, तथा 2 जो मेंबर होते हैं उकीम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। आप लोग इससे कंफ्यूजन नहीं हो गया, जो श्री रामलू है, पोट्टी श्री रामलू, वो कोई मेंबर नहीं है, इससे हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है। वो उनकी भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। इन्होंने भी सिफारिश दी कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो भी वहाँ पे राज्यों का गठन किया जाता है तो, या उस पर वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन के पे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, यहाँ 14 छूट गया है, 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य, इसको हम लोग यूनियन टेरिटोरी भी बोलते हैं, इसका गठन किया जाता है। मतलब 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटोरी का गठन किया जाता है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा आयोग है जो राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है। तो अभी हमने चर्चा किया कि 1948 में ही इसके दर समिति का गठन किया गया था। उसके बाद जवाहर नेहरू, पट्टासी भट्टाचार्य तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जेपीपी समिति का भी 1948 में गठन होता है। इसका जून 1948 में होता है, इसका दिसंबर 1948 में होता है। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है, उसके बाद इसका ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगता, तो इस पर 1953 में गठन हुआ था। ये चरण सिंह साहू कमेटी नहीं है, तो ये आंसर होगा डी। अब आता है कि भाषाई राज्यों के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, उसमें फजल अली आयोग, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। फजल अली आयोग का गठन किया गया, इसमें कौन से मेंबर या अध्यक्ष नहीं है। तो फजल अली तो इसके अध्यक्ष ही थे। किम पानीकर एवं हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य रहे, लेकिन पोट्टू श्रीरामुलू इसके सदस्य नहीं थे। इनके द्वारा ही भूख हड़ताल पर मृत्यु हो जाने के बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा डी। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी स्टेट का गठन कब किया गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि गुजरात राज्य का गठन कब किया गया, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, यानी यूनियन टेरिटोरी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1956 के बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद भी कुछ स्टेट का गठन हुआ। जैसे 1960 में जो बम्बई राज्य थे, उससे अलग हट के गुजरात राज्य का गठन किया गया। तो शेष जो राज्य बचा उसको महाराष्ट्र कहा गया। तो आप देखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन होता है वो 1960 में होता है। 1961 में दादर एवं नगर हवेली को संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। 1962 में ही जो पुर्तगीज वहां से हटे थे, तो गोवा, पुडुचेरी और दमन एवं द्वीप को वहां पे 1962 में इसको संघ यूनियन टेरिटोरी यूटी बनाया गया था। 1963 में नागा पहाड़ियों को एवं असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य बनाया गया। तो सब लोग याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद नागालैंड पहला स्टेट था जिसका गठन किया गया है। 1966 में जो पंजाब में जो पंजाबी भाषी जो बोलते थे उसको पंजाब में रखा गया, जो हिंदी भाषी बोलते थे उसको हरियाणा के रूप में गठन किया गया। तो पंजाब एंड हरियाणा का जो गठन होता है वो 1966 में होता है। अब आते हैं कि 1971 में जो हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश ने हिमाचल को राज्य बनाया गया। जो पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल था, उसको हिमाचल राज्य बनाया गया 1971 में। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में 36वां संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। वो है कि 36वां जो संविधान संशोधन था उसको 1975 में किया गया। 1987 में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले वो केंद्र शासित राज्य थे, अब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का नए राज्य का गठन हुआ। सभी लोग आप लोग जानते हो कि बिहार को से ही हट के अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है इसको राज्य का दर्जा दिया हुआ है वो तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना को 29वां राज्य का गठन किया गया। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो और घटनाएं होती है जो कि इससे डायरेक्ट रूप से संबंधित है। जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी यूटी बनाया गया। तो जो पहले 29 स्टेट थे वो घट के हो गए, एक जो जम्मू कश्मीर जो राज था वही घट गया और बचा 28। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, उसके बाद दोनों को जो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद हो गया 9। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जो दादर एवं नगर हवेली था और दमन एवं दीप दोनों को विलय कर लिया गया 9 दिसंबर 1919 को। तो अब यूनियन टेरिटरी बचे 8। तो ये वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि गुजरात राज्य का गठन कब किया गया है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे गुजरात का राज्य का जो गठन किया गया है वो है 1960 में। 1960 में ही जो बम्बई से हल्ला हट के गुजरात राज्य का गठन किया गया। तो जो शेष भाग जो बचे उसको हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य के नाम से। अब है कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो अभी हमने चर्चा की कि पहले 7 थे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो 2 हो गया, 9 हो गया। लेकिन इसी बीच दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीप को विलय कर लिया गया, तो अब बचे 8। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था, बाद में उसका किस तरह का एक्सप्लेनेशन देने के बाद इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस पे अलर्ट रहना है कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन हो सकते हैं सभी एस्पेक्ट को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अब है कि कुछ राज्यों को विशेष संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। तो ये जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है जो भाग 21 पड़ता है, इस पे याद रखिएगा। भाग 21 के अनुच्छेद जो 371 से 371 जे तक, 371 से लेकर 371 जे तक इसका प्रोविजन दिया गया है। जो भाग है वो 21वां है। इस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो कुछ स्टेट का नाम है, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करके याद कर लीजिए। अच्छा, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया। इसमें कहा गया है कि जो वहाँ के जो राज्यपाल होंगे वो विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्डों का गठन करेंगे। इससे जो यहाँ पे मणिपुर में हम देखते 371C में इसमें कहा गया कि जो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के निर्वाचित होने वाले जो समिति होगी उसका उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को कुछ पावर दिया गया है यहाँ पे। अब 371A में हम लोग कहेंगे कुछ का मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि शांति के लिए तथा जनता की भलाई के लिए, उन्नति के लिए वहाँ पे राज्यपाल कुछ काम करेंगे, उनको विशेष अधिकार दिया गया है। उसी अनुसार जो 371H में कहा गया कि राज्यपाल को विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व इनको सौंपा गया है। तो 371 से लेकर 371J तक जो किस अनुच्छेद के किस पार्ट में किस राज्य को विशेष प्रोविजन दिया गया है वो आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन इससे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आंसर देखें कि मणिपुर को किस अनुच्छेद तक राज्य में विशेष प्रावधान किया गया। तो अभी हमने देखा कि 371C। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं नमूना के रूप में, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जितने सारे प्रोविजन है उसको आप लोग पॉइंट आउट करके इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग संघ राज्य क्षेत्र जो होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, उस पर हम अपने साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के पास विधानसभा है।
इसके साथ साथ किस केंद्र शासित प्रदेश के पास उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस तरह के आते हैं, मैंने पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। इसको आप खुद ही इसको आंसर आप दे सकते हैं डिस्कशन सुनने के बाद। अब जो इंडियन टेरिटोरी है उसको संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 तक की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया कि जो संविधान के 239 में कि संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा और राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के क्षेत्र को प्रशासक नियुक्त कर संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र होते क्या हैं? जो भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक अंग के रूप में होते हैं, तो उनका पूरा जो पावर होता है वो भारत सरकार में ही निहित होता है। तो इसी को 339 में कहा गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा और राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होंगे, ये उपराज्यपाल भी हो सकते हैं, प्रशासक भी हो सकते हैं, अलग अलग नाम दिया गया है, तो उनके द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 339 का में कहा गया कि संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल, विधान मंत्री परिषद और दोनों का गठन कर सकती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसको जो एक प्रोविजन है, इसके अनुसार जो एकमात्र जो राज्य है वो पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी को ही जो अनुच्छेद 239 का के तहत ही विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। एकमात्र जो स्टेट है वो पुडुचेरी है। लेकिन साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके पास विधानसभा है, उसके लिए संविधान में अलग से प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 239 का या डबल ए इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, 239 AA या का इसके लिए दिल्ली के लिए विशेष उपबंध का दर्जा गया है। इसके लिए 1969 संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली जो होगा, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र होगा, उसको दिल्ली राजधानी क्षेत्र कहा गया है। वो इसका जो प्रोविजन है वो जो अलग जो अन्य जो संघ केंद्र शासित प्रदेश है उससे अलग है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की जो संघ राज्य क्षेत्र होगा उसको दिल्ली राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा। इसके लिए एक विधानसभा का भी व्यवस्था किया जाएगा। दिल्ली सरकार को राज्य सूची के जो 3 विषय हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ के सभी विषय पे उनको कानून बनाने की शक्ति है। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि इसका जो मुख्यमंत्री होंगे और मंत्री होंगे उसकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति करेगा। तो एक क्वेश्चन हमेशा इससे दिल्ली से संबंधित आते रहते हैं, तो उसको आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली के लिए 239 काका में इसका विशेष प्रोविजन किया गया है। इसमें विधानसभा होगी, राज्य सूची के 3 विषय को छोड़कर लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये इस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गृह मंत्रालय होता है वो इस पे कानून बनाती है, तथा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब है कि 2 प्रोविजन और है कि जो अनुच्छेद 240 के तहत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने के राष्ट्रपति को पावर दिया गया। तो हम लोग देखते हैं जिसके पास विधानसभा नहीं है उसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा। राष्ट्रपति में वो शक्ति निहित की गई है। अनुच्छेद 241 में कहा गया कि कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कुछ उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, कुछ को दूसरे जो उच्च न्यायालय उसके साथ टैग किया गया है। तो हमने इसमें यहाँ पे जितने भी उच्च इंडियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश है उसको किस उच्च न्यायालय से संबंधित है उसकी चर्चा यहाँ पे हमने की है। इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए और सभी को आप लोग याद रखिए, इससे डायरेक्ट रूप पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, दिल्ली उच्च न्यायालय अपना एक उच्च न्यायालय है, लेकिन जो पुडुचेरी है उसको मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन लाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन इसको लाया गया है। लक्षद्वीप है उसको केरल उच्च न्यायालय के अधीन लाया गया। चंडीगढ़ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन लाया गया है। जम्मू कश्मीर को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत लाया गया है। तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव पहले जो 2 केंद्र शासित राज्य थे उसको मिला के विलय करके एक ही किया गया। इन दोनों को भी जो है जो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन इसका क्षेत्राधिकार है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, जरूर से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के पास विधानसभा है। तो क्वेश्चन में दिल्ली के पास विधानसभा ऑलरेडी है, पुडुचेरी के पास भी विधानसभा है,
जम्मू कश्मीर जो पहले ऑलरेडी राज था उस, लेकिन अभी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ इसके पास भी विधानसभा है, लेकिन लद्दाख है, इसके पास कोई विधानसभा नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन इसका जो क्षेत्राधिकार आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय हम लोग यहाँ पे देखें, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है उसका जो जुरिडिक्शन है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता, कुछ फैक्ट जिससे डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने सारे पॉइंट मैंने चर्चा किया है उन सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं, पेन डाउन कर लेते हैं, तो आपको जो स्टेट से जो भी क्वेश्चन आएंगे या केंद्र शासित प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उसमें आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूंगा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा